कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। ये कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस परियोजना की संकल्पना श्री आर श्रीधर ने की है तथा आशीष तिवारी एवं पूजा मुराडिया ने इसे साकार किया है। मित्रों, मैं हूं आपका होस्ट अरविंद मिश्रा और हमारे इस पॉडकास्ट प्रोग्राम में आज हमारे साथ देश के एक महान वैज्ञानिक प्रोफेसर प्रमोद कुमार टंडन साहब ने आज सहमति दी है हमारे इस कार्यक्रम में आने की। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम ऑनर्ड टू बी इंटरव्यूइंग हिम और सुनेंगे कि कैसे एक विज्ञान से जो है वो लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। एक देश की जीडीपी में, इकॉनमी में एक नए कंपोनेंट ऐड किए जा सकते हैं और कैसे एक साइंटिस्ट लैब से बाहर आ करके देश को और लोगों को खुशहाली के रास्ते पर ले जा सकता है। हम बहुत शुक्रिया आपका अदा करते हैं डॉक्टर साहब और आपका स्टूडियो में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। मैं पहले तो मेरा नाम प्रमोद टंडन है जी। अच्छा, के इज जी एक्स्ट्रा। जी। ओके जी। हाँ, इट्स एन एरा ऑफ ब्रीफ नेमिंग। आपको अच्छा रहा, हम लोगों के नाम बहुत बड़े बड़े चलते रहे और अब वो ब्रीफ नाम जो है वो यूज़ करना कमर्शियली भी उसको अच्छा माना था। इट्स वंडरफुल। आई एम सॉरी फॉर दिस इनएडवर्टेंट मिस्टेक। टंडन साहब, एक बहुत लंबा सफ़र आपने तय किया है। लखनऊ विश्वविद्यालय से एमएससी करने के बाद इस देश को, इस प्रदेश को, विज्ञान को एक नए युग में जो प्रवेश किया उसने और कैसे लोगों के जीवन से जुड़ा, इसके आप पुरोधा हैं हिंदुस्तान के और आपको उसी हिसाब से इज़्ज़त भी बख्शी गई है और इसलिए एक संतुष्ट का लेवल आपका होगा। ये यात्रा कब कैसे शुरू हुई, कैसे एमएससी करते समय कैसे कैसे आप आगे आपके दृष्टि गई और आप चलते रहे और आपने जो सपने देखे होंगे उनको आप साकार करने में सफल रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी सुखद जीवन की एक यात्रा है। इसकी शुरुआत कब कैसे हुई, हम आपसे सुनते हैं। जैसे आपने कहा कि मैंने 1971 में जी लखनऊ विश्वविद्यालय से एमएससी बॉटनी में किया और उसके बाद कुछ दिन तक लखनऊ यूनिवर्सिटी में शोध का काम किया। फिर मैं राजस्थान चला गया, जोधपुर जी, और वहाँ पर पीएचडी करी। जोधपुर विश्वविद्यालय जब मैं गया तो वहाँ पर सुविधाएं ना के बराबर थी। जी, एक अवसर मिला कि कैसे लैब इस्टेब्लिश की जाए, कैसे काम किया जाए और वहाँ की समस्याएं जो थीं उनके बारे में मैंने विचार किया और मैंने काम शुरू किया प्लांट ट्यूमर्स पर, क्योंकि कैंसर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है जिसका कि हर तरफ इलाज सोचा जा रहा था उन दिनों में। ये चर्चा मैं कर रहा हूँ 1972, 77 के बीच की। तो मैंने ये जानना चाहा कि भाई कैसे प्लांट्स में जो कैंसर होता है और जो एनिमल्स में है उनमें समानता क्या है। तो बेसिकली प्लांट्स में कई तरह के कैंसर पाए जाते हैं, ट्यूमर्स पाए जाते हैं, वो चाहे जेनेटिकल मटेरियल से हों कि भाई एक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस एक बैक्टीरिया होता है जो कि सॉइल में पाया जाता है जी, वो जा करके प्लांट्स में उसका डीएनए वो जाके जुड़ जाता है, कोवेलेंटली लिंक हो जाता है प्लांट के डीएनए से और उससे एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होता है। ये जो एक चीज़ हम लोगों ने, वैज्ञानिकों ने देखी, उससे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या नए आयाम हुए, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम था। जी, आप देखें जितनी जेनेटिक इंजीनियरिंग आज हो रही है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो काम हो रहा है वो इन्हीं सिद्धांतों को लेके कि कैसे नेचर जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन करता है, उसी को मिमिक करके आज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाई जा रही पूरे विश्व में। जी, आप देखें चाहे वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, बहुत बड़ी उपलब्धियां इससे पाई गई। लेकिन मैं चर्चा दूसरी विषय पर करना चाहूँगा कि मैं शिलोंग, जोधपुर से शिलोंग कैसे गया। जी,
आप देखिए कि शिलोंग में नॉर्थ ईस्ट में आपका जीवन का काफी जी समय जी 38 साल मैंने वहाँ गुजारे। जी और उसका एक कारण ये था कि पौधों से लगाव था जी और एक मन में लगन थी कि जहाँ कहीं भी जाएंगे वो नए सिरे से कुछ करके दिखाएंगे। जी तो जब नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी 1977 में मैंने ज्वाइन की तो वहाँ भी विश्वास मानिए कुछ नहीं था। जी तो पहले तो कुछ दिन लगे कि छोटे मोटे प्रोजेक्ट लेके कुछ काम करें। और नॉर्थ ईस्ट का महत्व इसलिए भी अधिक है कि वहाँ पर आप देखें कि 8% भूभाग है भारत का वहाँ जी और 50% फॉना एंड फ्लोरा पाया जाता है। जी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। बहुत ही रिच। और एक चीज़ और है कि आप देखें कि नॉर्थ ईस्ट पे इतनी ट्राइब्स हैं, सब ट्राइब्स हैं, करीब 220 के करीब ट्राइब्स हैं और बहुत सारी मल्टीपल लैंग्वेजेस आर स्पोकन देयर। तो उसके कारण वहाँ की बायोडाइवर्सिटी अब तक कंजर्व रही है। जी लेकिन आने वाले पिछले कई वर्षों से, मैं समझता हूँ 40-50 वर्ष से, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी खतरे में है। जी और उसके कई कारण हैं। अनप्लान्ड ह्यूमन एक्टिविटी है कि मान लीजिए रोड कंस्ट्रक्शन है, डैम कंस्ट्रक्शन है, क्वेरिंग है, इन सब के कारण, और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। वहाँ पर वहाँ के लोग जो हैं वो झूम मतलब कुछ दिन ग्रो किया, जंगल काट के जला के, उसके बाद फिर दूसरी जगह चले गए। तो इन सब चीज़ों से वहाँ की बायोडाइवर्सिटी का काफ़ी हनन हो रहा है और बहुत सी प्रजातियां जो है लुप्त हो रही हैं या लुप्त होने की कगार पे हैं। जी तो सबसे पहले हमने ये सोचा कि भाई जो पौधे आज लुप्त हो रहे हैं, जिनके बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, चाहे वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी हो उनकी या ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज़ हो सकते हों, तो इनको कंजर्व करना चाहिए। तो एक हम लोगों ने प्लांट कंजर्वेशन बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम वहाँ शुरू किया, जिसके तहत ऑर्किड्स हों, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स हों, फॉरेस्ट्रीज हों, इनका रैपिड मल्टीप्लिकेशन टिश्यू कल्चर से किया। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट में पहली टिश्यू कल्चर लैब हम लोगों ने शिलोंग में स्थापित की। वही मैंने कहा कि 77 वाज द नॉट टाइम फॉर टिश्यू कल्चर। आपने शुरू किया उस समय, पायनियर थे आप। तो बहुत सारे पौधे, जैसे कि नेपेंथिस खासियाना, एक पिक्चर प्लांट है, भारत का विशेष पिक्चर प्लांट है, उसको नेचर में इंट्रोड्यूस किया और इट इज नाउ रिकवर्ड फ्रॉम बीइंग थ्रेटेंड एंड बिकमिंग एक्सटिंक्ट। कुछ ऐसे ही और पौधे हैं, और साथ में क्रायो प्रिजर्वेशन किया कि आने वाले समय में ये यूज़ हो सके। और जहाँ तक बात करें कृषि के क्षेत्र में, तो आप देखें कि जो भी उपलब्धियाँ आज हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, तो जो हमारे पास जर्मप्लाज्म था, जो कि पहले से हम लोगों के पास था, उसको इस्तेमाल करके हमने नई प्रजातियाँ ब्रीडिंग करके बनाई, जिससे कि भारत देश पहले, आप ध्यान दें तो एक बगिंग बॉल के साथ जाता था। जब मेरी पैदाइश हुई तो हम PL 480 का गेहूं खाते थे, जो कि बिल्कुल बेकार होता था, अमेरिकन देते थे हमें। उसके बाद आज हम इस स्थिति में हैं कि वी आर एक्सपोर्टिंग फूड ग्रेन्स टू द वर्ल्ड, एंड गुड क्वालिटी। जहाँ तक पल्सेस का सवाल है, काफ़ी हद तक हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। ऑयल सीड्स जो हैं वो भी बना रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी स्थिति ये सिर्फ विज्ञान की देन से हुई है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में जब मैं चर्चा करता हूँ तो आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि वहाँ एक लकाडोंग टर्मरिक होती है जी। इस हल्दी की गुणवत्ता ये है कि इसका कर्कमिन कंटेंट, जो एक्टिव प्रिंसिपल है, वो सबसे अधिक है विश्व में कहीं भी जी। लगभग 13%। तो ये एक छोटा सा गांव है जयंतिया हिल्स में, वहाँ पे काश्तकार वहाँ के निवासी उगाते हैं। उसकी उपज और उसकी गुणवत्ता दोनों ही प्रभावित थी, क्योंकि उनको उसकी साइंटिफिक ट्रेनिंग नहीं थी। तो साइंस का प्रयोग कैसे किया जाए, तो इसके लिए हम लोगों ने एक रूरल बायो रिसोर्स सेंटर वहाँ बनाया। अच्छा। फिर हम लोगों ने एक लैब वहाँ बना दी, जिसमें कि ड्राइंग फैसिलिटी उनको दी और ओलियोरेजिन एक्सट्रैक्शन। तो ये प्रक्रिया ऐसी हुई कि ऑन साइट एक्टिव कंपाउंड का आइसोलेशन और उसकी मार्केटिंग साउथ में कुछ कंपनियां हैं जो कि वहां से खरीदती हैं। इसका प्रभाव ये हुआ कि वहां के लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटी एक बन गई। और बहुत खुशी की बात है कि उन्हीं महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप था, उसमें से एक महिला को 3 साल पहले पद्मश्री भी दिया गया, कॉन्क्रीति साव को। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि वहाँ के लोगों के लिए हुई। दूसरा ये कि जितने वहाँ पर प्लांट्स हैं, उनका मैं समझता हूँ कि बायो रिसोर्सेज जितने हैं वो इकोनॉमिक गेन के लिए यूज़ होने चाहिए जी।
आप ध्यान दें कि 40% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस। जी आज जो बायो इकोनॉमी की बात राष्ट्र में हो रही है कि भाई 150 बिलियन से 300 बिलियन हम 2050 तक करने जा रहे हैं, जी। उसके लिए इन बायो रिसोर्सेज का बहुत महत्व है। हम डॉक्टर लोग साहब, बीच में प्राइम मिनिस्टर ने भी वहाँ जो मिर्च जो नॉर्थ ईस्ट की जी। है वो बहुत हाई क्वालिटी उसको मानते हैं, उसमें भी शायद आपने कुछ इंटरवेंशन जी, किया है और वो जी। भी बड़ी चर्चा की बात पूरे देश में रही है। जी, वो ये क्या प्रयोग था? जी ये नागा किंग चिली के नाम से जानी जाती है इसकी कि जो कड़वाहट है जी उसको स्कोविल यूनिट में नापा जाता है। जी। वो 100 मतलब बहुत ही तीखी मिर्च, कड़वी तीखी मिर्च, मिर्च, हाँ, हाँ। लेकिन इसमें गुणवत्ता बहुत है। जी और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है ये। कई दफ़ा लोग बात करते हैं कि मैक्सिकन मिर्च इसके बराबर है, बट मेरा मानना ये है कि ये नागा किंग चिली बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके लिए एक हमारे PhD स्टूडेंट ने इस पे काम किया, तो उसको हम लोगों ने टिश्यू कल्चर में जो पौधे बनाए उनमें कैप्सिसिन कंटेंट ज़्यादा था। दूसरा ये किया कि बायो रिएक्टर्स में इसको ग्रो किया और इससे कैप्सिसिन आइसोलेट की। जी। तो ये एक स्केल अप किया जा सकता है बहुत बड़े स्केल पे। तो इसकी हम लोगों ने जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सारी डेवलप की। जी। और मैं समझता हूँ कि कोई इंडस्ट्री वाले कई आए भी हम लोगों के पास जो कि इंटरेस्टेड हैं इसको स्केल अप करने के लिए। तो ये नागा किंग चिली वहाँ की बहुत महत्वपूर्ण है। आपने जी। बहुत सही बात कही जी। कि इसका बहुत महत्व है। बहुत महत्वपूर्ण। डॉक्टर साहब, ये एक बात रही, आपने ये जो एक साइंटिफिक डेवलपमेंट को और जो जेनेटिक रेवोल्यूशन हुआ 70s में 80s में, उसको जिस तरह से आपने जोड़ा है, वो एक पूरा प्रोसेस था एज साइंटिस्ट। आप उसके बाद अभी इसके साइंस के एक्सटेंशन और एक्सपेंशन के लिए करेंटली क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि 2015 में मैं सेवानिवृत्त हुआ जी। पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय से। उससे पहले भी जी साइंस अवेयरनेस के लिए हम लोग कार्यक्रम पूरे नॉर्थ ईस्ट में करते थे। जी और उसका उद्देश्य ये था कि बच्चों में जा कर के उनको बताएं कि विज्ञान की उपलब्धियां क्या हैं। और मैं आपको बताऊं कि एक दफ़े अरुणाचल प्रदेश में हम लोग बहुत रिमोट एरिया में लेक्चर देने गए जहाँ की बिजली पानी कुछ नहीं था और रामाकृष्णा मिशन का एक स्कूल था। तो एक छोटा सा बच्चा, उससे पूछा तुम क्या करोगे, तो वो बोला कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा। जी। और आप बताओ, आप भी IAS है। उनमें से एक बच्चा बोला मैं IAS बनूंगा, जिसको ये नहीं मालूम था कि उसका क्या अर्थ है। अर्थ होता है। नाउ वी नीड टू कन्वर्ट देयर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। Reality. दिस इज That's व्हाट आई थिंक वी नीड टू डू। तो हम लोग जाते थे, उनसे चर्चा करते थे। और ये कि विशेष करके नॉर्थ ईस्ट में साइंस और मैथ्स से बच्चे बहुत डरते हैं। तो हम लोगों का प्रयास ये होता था कि उनमें एक साइंटिफिक टेम्पर इनकलकेट करें और ये कोशिश करें कि वो साइंस को एज कैरियर चुनें। जी। आप जानते हैं कि हम लोगों के राष्ट्र में भी साइंटिस्ट की बहुत आवश्यकता है है। और साइंस पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हमें ज़्यादा इंजीनियर या डॉक्टर्स चाहिए तो वो साइंस स्ट्रीम से ही पढ़ करके बच्चे जो आगे आएंगे। जी। तो वो प्रयास बहुत सक्सेसफुल रहा। और हम ये प्रयास करते थे कि जितने बड़े बड़े लोग हैं विज्ञान के क्षेत्र में, उनको रिमोट एरियाज में, कभी चिरापूंजी, कभी अरुणाचल प्रदेश, कभी सिक्किम, ले जा करके बच्चों से उनकी चर्चा कराते थे। जी। और एक तो ये किया। दूसरा, आपने जैसे बात की कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो जब 2015 में मैं लखनऊ आया तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि बायोटेक पार्क लखनऊ में मैं कार्य कर सकूं। डायरेक्टर हैं। जी। जी। तो यहाँ पर मैं इस विषय में आपसे थोड़ी देर बाद फिर चर्चा करूँगा ज़्यादा डिटेल में। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हम लोगों ने किए नॉर्थ ईस्ट में, एक महीने के ट्रेनिंग प्रोग्राम किए। यहाँ पर अभी तक वो कार्य चल रहे हैं हमारे, जहाँ पे कि कौशल विकास जो कहते हैं उसका हम लोगों ने एक बहुत बड़े स्तर पर कार्य किया है। तो नॉर्थ ईस्ट में बच्चों की जब ट्रेनिंग कराते थे तो भाई सिक्किम है तो फर्मेंटेड फूड है, उनकी प्रोसेसिंग कैसे करें, शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाएं, कैसे मार्केटेबिलिटी हो। बात करें मणिपुर के तो वहाँ के लोकल प्रोड्यूस, और मेघालय में मशरूम। इस तरह से कई तरह से जो बच्चे जो कि BSc MSc या इंटरमीडिएट के थे उनको ट्रेन किया और उनके सेल्फ हेल्प उनको जो है जोड़ा बैंक से। ये किया कि वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो और वो स्वयं अपना कारोबार कर सकें। तो इस कार्यक्रम के तहत बहुत से बच्चे सामने आए और आज वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बात करें कि
जब 2015 के बाद मैं लखनऊ आया, उसके बाद से बहुत सारे साइंस अवेयरनेस प्रोग्राम्स नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के तत्वाधान में हमने किए हैं। और मैं समझता हूँ हर महीने 2-3 प्रोग्राम हम करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, जैसे कि होली के अवसर पर हर्बल गुलाल बनाना, एलोवेरा जेल। जी, ये रोज गुलाल भी वाटर। बहुत चर्चा में रहा। आपने इसमें कुशीनगर में शायद आपने महिलाओं के ग्रुप बना करके हर्बल गुलाल बनाया है और उसका बड़ा वो फेमस है। तो अब ये सब आपके लिए एक छोटी बात हो गई है, अब कहीं जा कर के एक आर्थिक और स्थानीय क्रांति कर दें और लोगों को जोड़ें। ये भी बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा है। ये अभी चल रहा है एक्सपेरिमेंट? जी, लास्ट ईयर श्रावस्ती में कुछ महिलाओं ने किया था और इस वर्ष कुशीनगर में किया। बहुत अच्छा प्रयास ये रहा, जहाँ की इन क्षेत्रों की महिलाएं जो कि घर में अपने कोई काम और नहीं करती थी सिवाय एज हाउसवाइफ, तो उन लोगों ने इसको लिया और बहुत उत्साह दिखाया। साथ में हम लोग जैसे मशरूम कल्टीवेशन की बहुत सिंपल विधियां उनको बताई। इसके दो उद्देश्य हैं। एक तो ये कि वो बच्चों को अपने मशरूम अगर खिलाएंगी तो न्यूट्रिशन पार्ट जो है उसमें सहायता मिलेगी, और दूसरा ये कि जैसे श्रावस्ती है या कुशीनगर है, यहाँ पे आज इन मशरूम्स की डिमांड बहुत है। विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं, बौद्धिज्म जो फॉलो करते हैं, तो एक उनको मार्केट भी यहाँ मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि जो प्रयास हम लोगों ने यहाँ किए उत्तर प्रदेश में, उनके रिजल्ट्स अब दिख रहे हैं, एंड इट इज पेइंग रिच डिविडेंड टू द पीपल ऑफ दैट दीज विलेजेस। जी, स्टेट का जीडीपी बढ़ रहा है, लोकल लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो रही है। ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग मैकेनिज्म है। डॉक्टर साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल दिमाग में और आ रहा है। आपने जो एक बहुत रेवोल्यूशनरी कदम उठा रखा है, और आप ये जो शानदार विरासत है, ये इसके लिए अपने कुछ और मेंटर्स को भी तैयार करिए, और वो मेरे ख्याल से आप कर रहे होंगे, क्योंकि ये सिलसिला अगर कहीं टूट गया तो बड़ा नुकसान होगा प्रदेश का और देश का। इसको कैसे आप शाश्वत रखेंगे, इस विकास की यात्रा को? देखिए, ऐसा है कि आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया। मैं तो एक अध्यापक रहा हूँ विश्वविद्यालय में, और मेरा काम है बच्चों को पढ़ाना, और बहुत सारे पीएचडी स्टूडेंट, जैसे मेरे करीब 34-35 पीएचडी स्टूडेंट हुए, तो उन सबको एक ट्रेनिंग इस प्रकार की दी गई है कि वो जो काम मैं कर रहा हूँ उसको आगे आज करें। जैसे नागालैंड में मेरे स्टूडेंट्स हैं, या मेघालय में हैं, मिजोरम में हैं, वो इस तरह का काम वहाँ कर रहे हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि मुझसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि समय के बदलाव के साथ नए आयाम जोड़ रहे हैं और नए तरह के प्रयोग करके वो आज लोगों के लिए भलाई का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी प्रयास ये रहा है कि जैसे कौशल विकास के मैंने आपको बताया प्रोग्राम्स हमने किए, तो उसमें जिन लोगों को ट्रेन किया है वो इस ध्वजा को आगे लेके चलेंगे। टंडन साहब, आज एक बहुत ये अच्छा अवसर हमें मिला है आपसे बात करने का। मैं टंडन साहब का एक परिचय और करा दूं कि उनको हिंदुस्तान में वर्ष 2009 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। वो नेहरू नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और वाइस चांसलर तो रहे ही हुए हैं। देश की जितनी अग्रणी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब में उनका बहुत योगदान रहा है। वो उस समय की सरकार की जो NAC नेशनल एडवाइजरी काउंसिल उसके मेंबर रहे हैं, जो कैबिनेट को साइंटिफिक डेवलपमेंट के बारे में देने की समिति बनी हुई है उसके मेंबर रहे हैं। और मेरे ख्याल से एक प्रयोगशाला से शुरू करके जीवन, जिस तरह का उन्होंने जीवन जिया है, वो एक स्वप्न ही हो सकता है। और इतना अच्छा ड्रीम करना, उसको एक्वायर करना, इसके लिए हम सब लोग, पूरा राष्ट्र उनके इसको कृत्य को सलाम करता है और करता रहेगा। इट्स ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन। वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू टू हैव स्पेयर टाइम एंड स्पोकन अबाउट दिस। Thank you so much. I am indeed grateful to you for having me on this show. जी दोस्तों, आप लखनऊ की संस्था पीपल्स इनिशिएटिव के पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2 को सुन रहे थे। वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए भारत सरकार की हेल्पलाइन नंबर 14567 पर आप प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक वरिष्ठ नागरिकों की किसी भी समस्या पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।